हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है करंट से और ओम्स लॉ कैसे डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको समझ लेते हैं। सपोज एक वायर में इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी u1, u2, u3, u4 अप टू un है, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी टोटल सब इलेक्ट्रॉन्स की जीरो कंसीडर की जाएगी। जीरो कैसे कंसीडर की जाती है वो समझ लेते हैं। सपोज ये एक वायर है जिसको हमने कनेक्ट नहीं किया। इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट में तो रहेंगे नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेगा, सब अपनी अलग अलग डायरेक्शन से मूव करते जाएंगे। तो सबकी अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। उन वेलोसिटीज को हमने u1, u2, u3, u4 अप टू un कंसिडर कर लिया अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n मान लिए, तो इस वायर में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा, कोई बैटरी नहीं लगी, कोई सेल नहीं लगा। तो ऐसी वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर से बाहर नहीं आएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो वायर के बाहर मिल जाए आपको, सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही रहते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि इनकी टोटल वेलोसिटी एज अ होल, इनकी नेट वेलोसिटी, इनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो मानी जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो कंसिडर किया है। बट जब इसी वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, इसी वायर के अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक बैटरी लगा दें, ये बैटरी क्या करेगी, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। एक एंड तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स माइनस ई। आपने पढ़ा हुआ है जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, माइनस क्यू ले लें, तो इस पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यहाँ पे तो सारे नेगेटिव पार्टिकल्स ही अंदर रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वजह से हमने फोर्स में माइनस ई वेक्टर लिखा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव साइड में। अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, इस वजह से ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन एम। क्योंकि हमने एफ इज इक्वल टू क्यू ई लिखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख सकते हैं हम ई इंटू ई। अगर वेक्टर्स में देखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, क्योंकि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके ऑपोजिट साइड फोर्स लग रही है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे।
ये इक्वेशन नंबर 1 आगे भी यूज होगी जहाँ पे एक्सेलरेशन का टर्म आएगा। एक्सेलरेशन की जगह हम पुट कर देंगे ई अपॉन एम को, इस फॉर्मूले को पुट किया जाएगा एक्सेलरेशन की जगह। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम वेलोसिटी u1, अगर एक इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी u1 है इनिशियल, जैसा कि अभी हमने समझा था, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है टाइम τ1 से। एक्सेलरेट इसलिए होगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है। बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो कोलिजन्स होते रहते हैं, तो एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी एक फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। उस वेलोसिटी को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से समझ सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, एक्सेलरेशन a, और टाइम जो लगेगा उसको τ1 से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की फाइनल वेलोसिटीज भी इसी तरीके से निकाली जा सकती हैं। v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2, ऐसे ही v3 हो जाएगा, vn हो जाएगा। तो ये सारी डिफरेंट फाइनल वेलोसिटीज आ जाएंगी। इन सारी फाइनल वेलोसिटीज को अगर हम ऐड करके एवरेज ले लें तो वो एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, vd सिंबल होता है। तो इसका तरीका समझ लेते हैं। vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, मतलब सारी फाइनल वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय n कर दिया, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे v1 v2 v3। v1 का फॉर्मूला हो जाएगा u1 प्लस a τ1। तो यहाँ से हम u1 u2 u3 ये सारे टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे, u1 u2 ये सारे टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा टर्म आ गया जो अभी हमने पढ़ा था, ये थी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, और ये किसके बराबर आई थी, 0 के बराबर। और बाकी जो टर्म बचेंगे उसमें से एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो कॉमन चीज कौन सी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा τ1 प्लस τ2 अप टू τn। ये टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये एक वो ऐसा टाइम होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है और रिलैक्स रहता है, मतलब इस समय उसकी कोई टक्कर नहीं होगी। इतने समय इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम होते हैं, किसी का τ1 किसी का τ2। तो इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम ले लेंगे जिसको टाउ से डिनोट करेंगे। तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाय n। ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो टक्कर के बीच का ये एवरेज टाइम मान लिया हमने। अब हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे वायर में, सबका तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने एज अ होल इनका एवरेज टाइम निकाल लिया जो दो कोलिजन्स के बीच में लगता है, इसको टाउ से डिनोट कर दिया। फॉर मोस्ट कंडक्टर्स the relaxation time is the of order of 10 raised to power minus 14 seconds। तो बहुत छोटी यूनिट है, ये बहुत छोटा टाइम है। दो टक्कर के बीच में इतना टाइम रहता है इलेक्ट्रॉन के पास। इस टाइम इंटरवल में जो फाइनल वेलोसिटी बनती है, the velocity gained by an electron during this time is vd is equal to a into tau। ये फॉर्मूला कहाँ से आया,
ये फॉर्मूला आया जस्ट ऊपर से। देखिए यहाँ पे वी डी है, यहाँ देखिए, तो यही वी डी यहाँ पे आ जाएगा, यही वी डी इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़ीरो का तो कोई रोल नहीं, तो एक इसे उठा लेंगे और एक इस वाले पॉइंट को। वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। अब इक्वेशन 1 में हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई वेक्टर अपॉन एम, यहाँ पे पुट कर लेंगे। वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। ए की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। इसको आप पॉज करके भी दोबारा समझ सकते हो, या थोड़ा पीछे 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स पीछे जाके फिर समझ सकते हो वीडियो को। पॉज करके आप अच्छे से देख के समझ सकते हो। इसको जब आप लिख के देखोगे 3-4 बार डेरिवेशन को, तब जाके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आगे चलते हैं। वी डी का फॉर्मूला ये हमने अभी तक डिराइव कर लिया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द लेंथ। इसका हमने पहले एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसी को ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस कहा था, तो यही V अपॉन L हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। जो E वाला पार्ट है, ये E जो है, इसकी जगह V अपॉन L पुट कर दिया, तो यहाँ पे V आ गया और एक L आ गया, तो ई वी टाउ अपॉन एम एल फॉर्मूला बन जाएगा। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से डिराइव किया जाता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं इसका क्या रिलेशन बनता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। एक वायर है, इसमें टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। अब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो अलग अलग एनालाइज नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए डेंसिटी का यूज किया जाता है। डेंसिटी का मतलब होता है क्राउडिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा n अपॉन वॉल्यूम, और ये किसके बराबर है, स्मॉल n के। तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। तो एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम A कंसिडर कर लें, ये वाला एरिया A कंसिडर कर लें और उसकी लेंथ L कंसिडर कर लें, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, A इंटू L। इस हिसाब से N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन AL हो जाएगा, और n इज इक्वल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के बराबर है। तो इसको आगे ले चलते हैं अब अपने फॉर्मूलेस को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इन लेंथ l ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। फिर यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा जो अभी मैंने बताया है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा,
टोटल चार्ज का फॉर्मूला आपने पहले किया था, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। N का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। एक वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं हमने, तो यहाँ पे उसकी जगह हम पुट कर लेंगे NaL, मतलब ये वाला पार्ट पुट कर लेंगे। इस तरीके से टोटल चार्ज भी निकल गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम यूज़ किया जाता है, तो वही हम भी कर लेंगे। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम टेकन। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की जगह रख लेंगे NeAL अपॉन टी। ये जो हमने यहाँ पे निकाला है फॉर्मूला Q का, ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए L अपॉन टी, जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, सपोज ये डिस्टेंस हमने L कंसिडर किया था, एक इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से निकलता है, बैटरी के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पे पुश लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से आगे वाला इलेक्ट्रॉन और आगे चल पड़ता है। तो जो बैटरी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एकदम नहीं घूमता, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है, आगे वाला इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले। इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वायर के लास्ट इधर है वो इसके अंदर चला जाता है ऐसे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे एक पाइप में बहुत सारी बॉल फंसी हुई हैं, पीछे से एक बॉल और डाल दो तो जो सबसे आगे वाली बॉल है वो आगे निकल जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी आगे चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरी लेंथ कवर करने में जो टाइम लगता है, सपोज वो t ले लेते हैं और डिस्टेंस हो जाएगा इसका l, टाइम ले लेते हैं इसका t, तो वेलोसिटी हो जाएगी, या फिर आप स्पीड भी कह सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वेलोसिटी हो जाएगी L अपॉन टी, और इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, L अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले में जो L अपॉन टी है इसकी जगह हम पुट कर देंगे VD, तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू NEA VD। This is the formula for current in terms of drift velocity. I is equal to NEA VD। चलिए अब इसके बाद हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे जो स्टार्टिंग में हमने अभी सीखा था, VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। इसके बाद करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं NEA VD, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NEA, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब यहां से हमें क्या काम करना है इसको समझ लेते हैं। I इज इक्वल टू N, E दो बार आ रहा है तो E स्क्वायर, A टाउ, क्या रह गया यहाँ पे, V रह गया, और नीचे रह गया ML, तो ऊपर आ गया NE स्क्वायर A टाउ V। अब हम I को इधर भेजेंगे और ML को ऊपर भेजेंगे और NE स्क्वायर A टाउ को नीचे भेजेंगे। देखिए कैसे होगा, ML ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ, वोल्टेज V ऊपर रहेगी और करंट नीचे आ जाएगा। तो V अपॉन I का हमने एक रेशियो तैयार कर लिया यहाँ से, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं
V अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब अगर हमारा रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है, हम एक रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो कौन कौन सी चीज़ हैं जो चेंज नहीं होंगी? यहाँ पे लगभग सारे पैरामीटर्स हैं जो कांस्टेंट ही रहेंगे। एट अ फिक्स टेम्परेचर द क्वांटिटीज एम एल एन ई ए टाउ ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज रखती हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लियरली, एम एल एन ई ए एंड टाउ ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज। भाई मास तो चेंज होगा नहीं, और लेंथ ऑफ वायर हम फिक्स रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स रहेगा, एरिया फिक्स रहेगा। टाउ डिपेंड करता है मटेरियल पे, और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टाउ की वैल्यू कम हो जाती है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाता है, इस वजह से मीन रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। बट अगर हम फिक्स टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं। इसका मतलब V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही ओम्स लॉ होता है। और R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेयर R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, या फिर ए टाउ कह सकते हैं, एक ही बात। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ डिराइव कर लिया और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब हम आगे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। आर का फॉर्मूला जो आपने अभी देखा, इसको याद रखिए। रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम देखते हैं, चलिए। आर का फॉर्मूला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए था। इसमें से एल और ए को अलग कर दीजिए, बाकी चीज़ को अलग कर दीजिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एक साथ हो जाएगा, एल अपॉन ए अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक वायर के डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं वायर की, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, इन चीज़ों को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, तो ये सारी कांस्टेंट हो जाती हैं। तो इस ब्रैकेट को हम डिनोट करेंगे रो से। ये रो किसके बराबर हो जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेजिस्टिविटी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और रिलैक्सेशन टाइम पर। अब रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज करी जा सकती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं। ये 3 कैटेगरीज इसलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि तीनों कैटेगरी में वेरिएशन अगर अलग अलग होता है टेम्परेचर के साथ। बोर्ड में इसमें 1 मार्क पे क्वेश्चन आता है कई बार, ध्यान से समझिए। फर्स्ट केस है मेटल्स। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला आता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। इसमें
रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी नॉट और रो है रेजिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी। इसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स के लिए जो बिहेवियर होता है रेजिस्टिविटी का वो ऑपोजिट होता है। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली with the increase in temperature। चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर्स में आप सीखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी बढ़ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर के साथ। तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, करंट ज़्यादा होता है वहाँ पे, इस वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कॉपर और सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर और सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी में क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सिलिकॉन के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कम होगी। अब थर्ड कैटेगरी को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ केसेस में पेस्ट की फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ड्राई सेल होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी। द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेज। इसका रीज़न ये होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसोसिएशन बढ़ता है, ज़्यादा आयंस फॉर्म होते हैं, ज़्यादा आयंस फॉर्म होंगे तो करंट भी बहुत अच्छा फ्लो होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन में। इसके बाद एलॉयज को समझ लेते हैं, यूज ऑफ एलॉयज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैग्निन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बिकॉज, अब इसका रीजन समझते हैं। दीज एलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। एक तो इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी हाई चाहिए होती है, हम जान के इनको मैन्युफैक्चर करते हैं कि हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टेंस हमें मिल जाए। जनरली जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे वायर कॉन्स्टेंटन की बनी होती है। सेकंड फैक्टर समझ लीजिए, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है, जो ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसमें जो है अल्फा है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा। अल्फा अगर स्मॉल होगा तो टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे। इसी वजह से कॉन्स्टेंटन हम ऐसी वायर चूज करते हैं, एक ऐसा एलॉय कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दें या टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाए, जब वायर में करंट फ्लो होगा बहुत देर तक तो अपने आप वहाँ पे हीट जनरेट होगी। फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू I²RT। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होता रहेगा, टाइम बीतता रहेगा, हीट बढ़ती जाएगी। अगर हीट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हीट बढ़ने के साथ क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो हमारी वैल्यूज़ गलत आएंगी। जो वैल्यूज़ हम नाप रहे हैं, जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो गलत आ जाएंगी, उसमें एरर्स आ जाएंगे। इस वजह से हम ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। चलिए ये आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब किसी ने नहीं पढ़ा तो वो अब पढ़ ले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हों, जैसे कि ट्रेन में कंपार्टमेंट्स लगे होते हैं एक के बाद एक,
तो उन्हें कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आप वेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली ऐड हो जाएगा नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो करंट सेम रहता है। सपोज यहाँ पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही आएगा, इसके अंदर भी 5 एम्पियर ही आएगा, तो सब में करंट सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है जैसे ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम, तो इनका फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, तो फाइनल रेजिस्टेंस 9 ओम आया। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम, इससे भी बड़ा आ गया 9 ओम। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। फिलहाल पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट ऐसा होगा, सारे रेजिस्टेंस का हेड एक साथ जुड़ा होगा और इनकी टेल एक साथ जुड़ी होगी। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तरीका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट अगर सिंपल 2 रेजिस्टेंस आ जाएं तो 2 रेजिस्टेंस में एक शॉर्टकट मिल जाता है हमें, वो शॉर्टकट समझ लो, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो R1 R2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। अब RP किसके बराबर हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज से समझ सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम। 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो उनका मन ही मन प्रोडक्ट कर लो और मन में ही सम कर लो, डिवाइड कर दो, तो हम बहुत कैलकुलेशन से, बहुत टाइम वेस्टेज से बच सकते हैं इस तरीके से। बट ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सिर्फ जब 2 रेजिस्टेंस हो तभी, बट अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बड़े वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने 10 वोल्ट लगाया हुआ है और यहाँ 0 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट लगेगा, R2 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा और R3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सबको इक्वल पोटेंशियल मिलता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट को समझो जरा। सपोज करो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम सबको 2 ले लेते हैं, तो R1 भी 2 ओम हो गया, R2 2 ओम, R3 भी 2 ओम हो गया। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ये। अब इस हिसाब से RP आ जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब 0.67 ओम। तो आप देख सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस आया है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले लेंगे तो वहाँ भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा,
जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी वैल्यू ऑब्टेन करता है। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट पढ़ाया था कि वहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस सबसे बड़ा निकल के आता है और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू लेता है। तो ये सारा था हमने जो पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का रिलेशन, उसके बाद ओम्स लॉ को डिराइव किया, फिर रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले समझे, फैक्टर्स देखे, उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल को समझा। आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है अब। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।